नमस्ते, सदावत सलीम, मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल अस्त्र में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, पहली खबर की बात करते हैं तो वो डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर आ रही है, यानी कि डिफेंस निर्यात को लेकर। दरअसल भारत ने रक्षा निर्यात में एक बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है। भारत ने साल भर में 13,000 करोड़ रुपए के हथियार बेचे। और दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा ये महज अभी शुरुआत है, आगे आप देखते जाइएगा ये रिकॉर्ड और भी बड़ा होगा। दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात रही है वो है घरेलू तकनीक, जिसे भारत ने अपने इन हाउस डेवलप किया और वो दुनिया तक पहुंच रही है। इससे देश का डिफेंस सेक्टर लगातार आगे बढ़ रहा है। बता दें कि 2021 और 2022 के रक्षा निर्यात के जो आंकड़े सामने आए हैं वो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश की कहानी को बयां कर रहे हैं। दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि ये वित्त वर्ष 2020-21 के मुकाबले 54.1 यानी कि 54.1% की बढ़ोतरी है। सबसे चौंकाने वाली बात यहाँ पर यह है कि कुल निर्यात में 70% हिस्सा प्राइवेट सेक्टर का है। तो आप समझ सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर फर्म्स कितना तेजी से काम कर रही हैं, जबकि जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं उनके ओर से 30% तक निर्यात हो पाया है, जिसका कारण आप सब जानते हैं कि धीमा यानी कि स्लो काम। दरअसल भारत ने रक्षा के क्षेत्र में जो निर्यात किया है वो मुख्यतः अमेरिका, फिलीपींस, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका के देशों को किया है। बता दें कि 2020-2021 में भारत का रक्षा निर्यात 8,434 करोड़ रुपए था और 2019-2020 में ये 9,115 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। यानी कि हमारी प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं मेक इन इंडिया के तहत बहुत ही बेहतर काम कर रही हैं। ये नहीं दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा जो योगदान रहा है वो फिलीपींस के साथ भारत की ब्रह्मोस डील भी रही है, जो कि 37.5 करोड़ रुपए डॉलर की रही। दोस्तों, अगली खबर तेजस मार्क 1A फाइटर जेट को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों, खबर ये आ रही है कि भारत के पहले प्रोडक्शन तेजस मार्क 1A ने एक सीक्रेट उड़ान भरी है। दरअसल भारतीय अधिकारियों ने इस बात की घोषणा की है कि तेजस MK-1A का पहला प्रोटोटाइप, जो वास्तव में तेजस मार्क 1A का बड़े पैमाने का उत्पादन संस्करण है, उसने गुप्त रूप से अपनी पहली उड़ान भरी है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने कहा कि HAL ने अपनी उत्पादन सुविधा के पास के एक क्षेत्र में परीक्षण उड़ान का आयोजन किया। HAL ने पहले विमान को सीरियल प्रोडक्शन नंबर SP-25 से MK-1A स्तर पर अपग्रेड किया है, जो कि तेजस मार्क 1A के स्तर पर था। दोस्तों, SP-21 MK-1A जो संस्करण है वो पूरी उत्पादन लाइन के लिए यानी कि प्रोडक्शन लाइन के लिए एक परीक्षण मंच के रूप में कार्य करेगा और अगले 30 महीनों में इसका जो सर्टिफिकेशन है उसके परीक्षण से ये गुजरेगा। परीक्षणों की पूरा होने के बाद तेजस मार्क 1A की डिलीवरी मार्च 2024 से होना शुरू हो जाएगी। भारतीय वायुसेना 83 विमानों का ऑर्डर दे चुकी है, जिसे कहा जा रहा है कि ये संभवतः 2029 से 2030 के बीच में पूरा हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, भारत तेजस के निर्यात के लिए भी बड़े कदम उठा रहा है और भारत का सबसे बड़ा निर्यात ग्राहक अब मिस्र हो सकता है। और भारत ने मिस्र को भी तेजस मार्क 1A विमान का ऑफर किया है, जहां पर भारत ने मिस्र को ऑफर ये भी दिया है कि भाई हम आपके यहाँ लोकल प्रोडक्शन भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि पहले हमें अपनी वायुसेना की जरूरतों को पूरा करना है, जिसके लिए एक लंबा टाइमलाइन आप समझ सकते हैं कि काफी बड़ा है। उसके बाद ही आप किसी और देश को निर्यात कर पाएंगे, लेकिन पहली जरूरत भारत के अपने घर की है, यानी कि अपनी वायुसेना की है। दोस्तों, अगली खबर रक्षा मंत्रालय की तरफ से आ रही है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 2047 तक उन्होंने 2.6 लाख करोड़ रुपए के निर्यात का लक्ष्य रखा है, जब भारत अपनी आजादी के 100वें वर्ष तक पहुंच जाएगा। सरकार का लक्ष्य उस साल तक रक्षा क्षेत्र में पूर्ण स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता का भी लक्ष्य है। इस बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बैठक भी की है और इस बैठक में जो चर्चा की गई है उसमें जो हमारे MSMEs हैं उनके बारे में चर्चा की गई। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि इस चर्चा के दौरान अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की मौजूदगी बाजार हिस्सेदारी 2047 तक 2% से बढ़ाकर 15% तक कर दी गई है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि सरकार 2047 तक भारतीय अंतरिक्ष बाजार के $1 ट्रिलियन से अधिक के आकार का लक्ष्य बना रही है, जिसमें अंतरिक्ष स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक बड़ा निवेश शामिल होगा। दरअसल भारत का भी जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो मोटे तौर पर 84 देशों को किया जा रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2020 की रिपोर्ट जो कहती है, उसमें कहा गया है कि भारत रक्षा निर्यात में शीर्ष 25 देशों की लिस्ट में शामिल है। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है DRDO से। दरअसल DRDO के चीफ जी सतीश रेड्डी जी ने कहा कि भारत की स्वदेशी 155-52 कैलिबर की ATAGS अब अपने उत्पादन में पहुंच गई है और भारतीय सेना 2 वेरिएंट में से एक बेहतर हाविजर को चुन सकती है, जिसे कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और भारत फोर्स के द्वारा तैयार किया गया है। दोनों ही प्राइवेट सेक्टर की फर्म DRDO की प्रोडक्शन पार्टनर्स हैं। बता दें कि इस वक्त भारतीय सेना को तत्काल 150 ATAGS की जरूरत है और भविष्य में भारतीय सेना में इस तरीके की 1580 हाविजर शामिल की जाएंगी। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। दरअसल हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने P-8I विमानों की जो खरीद थी, जिसमें कि 6 की संख्या में और खरीदने थे बोइंग से, उसे कैंसिल कर दिया था। लेकिन अब बोइंग की तरफ से और अमेरिका की तरफ से बात सामने आ रही है कि भारत को इस तरीके के विमानों की सख्त जरूरत है और बोइंग भारत के पीछे पड़ा हुआ है कि आप अपने इस ऑर्डर को कैंसिल ना कीजिएगा। जिसके पीछे का तर्क अमेरिका ने यह दिया है कि इस वक्त भारत को कम से कम 35 बोइंग P-8I एयरक्राफ्ट की जरूरत है, ताकि भारत
इंडियन ओशियन रीजन में अपने मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस को बढ़ा सके। इसके अलावा बोइंग ने कहा कि वो भारत को अपने बोइंग 737 नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट को भी देना चाहता है, जिसमें DRDO अपना स्वदेशी मल्टी मिशन मैरिटाइम एयरक्राफ्ट स्वीट भी लगा सकता है। हालांकि दोस्तों भारतीय नौसेना को इस पर विचार नहीं करना चाहिए P8I पर, क्योंकि हमने C295 की डील एयरबस के साथ कर रखी है। ऐसे में वो जो एयरक्राफ्ट्स हैं उन पर भी इसी तरीके के सिस्टम्स लगाए जाएंगे और ऐसे में भारत ने एक सोच समझकर फैसला लिया है और ये बात अमेरिका को भी मालूम होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि हेलीकॉप्टर इंजन को लेकर आ रही है। कल के डिफेंस अपडेट में मैंने आपको बताया था कि HAL ने सैफ्रन हेलीकॉप्टर्स इंजन के साथ एक एग्रीमेंट पर साइन किया था और साथ में मैंने ये भी बताया था कि आगे जो अपडेट आएगा उसके बारे में मैं आपको अवगत कराऊंगा। दरअसल ये जो नया जॉइंट वेंचर बनेगा हेलीकॉप्टर इंजन का, उसमें इन इंजनों के प्रोडक्शन, सेल्स और डेवलपमेंट भी शामिल है। इसके अलावा इन इंजनों का इस्तेमाल भारत के स्वदेशी इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर में लगाया जाएगा। इसके अलावा भारतीय नौसेना वाले संस्करण यानी कि नेवल वेरिएंट वाले डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर में भी इन इंजनों को शामिल किया जाएगा। HAL और सैफ्रन हेलीकॉप्टर इंजन एक कस्टमाइज्ड इंजन को भी तैयार कर रहे हैं, जो कि मकीला 2B इंजन पर आधारित होगा और ये 2100 शाफ्ट हॉर्स पावर जनरेट करेगा और इस इंजन में एक नया कंबशन चैम्बर और हाई पावर टरबाइन ब्लेड्स होंगी और इसको 4000 घंटे के बाद ओवरहॉल किया जा सकेगा। दरअसल अगली खबर अमेरिका की तरफ से आ रही है। आपको बता दें कि मुंबई स्थित अमेरिकी महावाणिज्य दूतावास की तरफ से अभी हाल ही में मुंबई पोर्ट अथॉरिटी को एक लेटर लिखा गया था। दरअसल इस लेटर के पीछे का रीजन ये बताया जा रहा है कि रशिया से जो भारत को सस्ता कच्चा तेल मिल रहा है और जो अन्य सामान भारत आयात कर रहा है उसके प्रति भारत को चेतावनी देने का प्रयास समझा जा रहा है। बता दें कि इस लेटर में यह कहा गया है कि रूस के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों के मद्देनजर भारत को रूसी जहाजों को मुंबई के तट पर आने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। दरअसल रूस के खिलाफ सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगे हैं। हालांकि भारत ने रूस के साथ अपना व्यापार जारी रखा है और वहां से कच्चा तेल और अन्य वस्तुएं लेकर आने वाले मालवाहक जहाजों को अपने बंदरगाह में प्रवेश करने की अनुमति देता है। दरअसल बता दें कि शिपिंग संबंधी जो भी नियम कानून होते हैं उन पर अमल करना DGS की जिम्मेदारी होती है। मुंबई पोर्ट के अधिकारी ने कहा कि हम किसी भी जहाज कार्गो पोत को अनुमति देने से तब तक इनकार नहीं कर सकते जब तक कि हमें शिपिंग महानिदेशालय या फिर तटरक्षक बल जैसी एजेंसियों से निर्देश नहीं मिलते। वहीं अमेरिका ने कहा कि नियामक प्राधिकरण होने के नाते इस पर कोई भी निर्णय DGS को लेना होगा। लेकिन जब DGS से इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने अपनी गेंद विदेश मंत्रालय के पाले में डाल दी है और अब भारत का विदेश मंत्रालय क्या कहता है ये तो आने वाले समय में पता चल पाएगा। दरअसल दोस्तों अमेरिका इस तरीके की खरीदारी होने से काफी चिढ़ा हुआ है। उसको ये लग रहा है कि हमारी कोई बात की वैल्यू नहीं रख रहा है भारत। ऐसे में अमेरिका इस तरीके की तिकड़मबाजी कर रहा है। हालांकि भारत को अमेरिका के इस बात से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि भारत स्पष्ट तौर पर कह चुका है कि भैया हमारा रशिया के साथ जो कुछ चल रहा है वो पहले की तरह चलता रहेगा। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो रशिया से आ रही है। रूस की सैन्य ताकत में इजाफा करने वाली दुनिया की सबसे लंबी पनडुब्बी बेलगोरोड नौसेना को मिल चुकी है, जो समुद्र में 1700 फीट की गहराई तक गोता लगाने में सक्षम है। इतनी गहराई तक केवल कुछ ही पनडुब्बियां जा सकती है। बता दें कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बेलगोरोड को अप्रैल 2019 में मंगवाया गया था और 2020 में इसे नौसेना को दिए जाने की योजना थी और ऐसी 2 पनडुब्बियों को 2027 तक रूसी बेड़े में शामिल किए जाने की योजना है। बेलगोरोड पनडुब्बी की रफ्तार 80 मील प्रति घंटा है। यह अंडर वाटर इंटेलिजेंस एजेंसी की तरह रूस के लिए काम करेगी। दोस्तों अगली खबर पड़ोसी देश श्रीलंका से आ रही है। आर्थिक संकट से जूझ रही श्रीलंका की हालत अब और ज्यादा खराब हो गई है। आज हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के कोलंबो स्थित आवास पर कब्जा कर लिया। गोटबाया राजपक्षे को राष्ट्रपति भवन छोड़कर भागना पड़ा। अब ये कहा जा रहा है कि वो नौसेना के जहाज से भाग गए हैं। इस बीच प्रधानमंत्री रानिल विक्रमासिंघे ने भी पीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे की घोषणा से पहले ही रानिल विक्रमासिंघे ने पार्टी के नेताओं से कहा था कि वे देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने और सर्वदलीय सरकार के लिए रास्ता बनाने के लिए तैयार हैं। आज हुए भारी बवाल के बीच गोटापक्षे ने कुछ भी घोषित नहीं किया और उनके ठिकाने का पता नहीं चल पाया। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो 20 VVIP वाहनों में एक समूह हवाई अड्डे की ओर जा रहा था, जबकि अन्य समूह श्रीलंकाई नौसेना के 2 जहाजों में रवाना हुए हैं। तो दोस्तों ये थे टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।